नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल जोशी। देश में इस वक्त न्यायपालिका को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम से जले नोट मिलने के बाद न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की तह तक जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक कमेटी भी बनाई गई है। जस्टिस वर्मा कानूनी राय ले रहे हैं, लेकिन सवाल न्यायपालिका की साख पर उठने के बाद इसके हर तरीके से साफ करने में देश की सर्वोच्च अदालत और देश के मुख्य न्यायाधीश खुद जुट गए, क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। इन्हीं सवालों पर लोगों की राय जानने के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर ने सर्वे किया, जिसमें इस कैश कांड के बाद लोगों की राय सामने आई है। न्यायपालिका पर लोगों के भरोसे को लेकर कई तथ्य भी इस सर्वे में सामने आए हुए हैं। सर्वे के हर बिंदु पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कैश कांड को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस सर्वे में दिखाई देता है कि न्यायपालिका को लेकर लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये वीडियो महात्मा गांधी में आग लग गई भाई, बोलिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास के स्टोर रूम में लगी आग से उठी चिंगारी न्यायपालिका की साख तक पहुंच गई है। राख के रूप में मिली नोटों की गड्डियों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ऐसे हैं जो इन नोटों का सच सामने आने तक उठते रहेंगे। निष्पक्षता वाला भरोसा बनाए रखने के लिए हर किसी को इस मामले की पूरी पड़ताल का इंतजार रहेगा। What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. स्टोर रूम से जलते मिले 500 के इन्हीं नोटों के ढेर से सुलगते सवालों की जांच शुरू हो चुकी है। जहां से जले नोट की गड्डियां मिली, पड़ताल के लिए पुलिस उस स्टोर रूम को सील कर चुकी है। अब 3 जजों की जांच समिति को पता करना है कि ये नोट कितने के हैं, कहां से आए और किसके हैं। वीडियो में जो नोट जल चुके या जलते दिख रहे हैं, क्या वो वीडियो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का स्टोर रूम ही है? सुप्रीम कोर्ट की समिति ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशेगी। उधर समिति के सामने पेशी से पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी हाई प्रोफाइल वकीलों की सलाह ली है। कैश कांड के फौरन बाद ही जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था। हालांकि कॉलेजियम के इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट के वकील भड़के हुए हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और कॉलेजियम की सिफारिश वापस लेने तक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। किसी भी कीमत पे इनका ट्रांसफर हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करते। आज नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि सीजीआई साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली सीबीआई और ईडी को परमिट करें कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, और जिस तरह से एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट्स का ट्रायल होता है, उस तरह से ट्रायल हो, क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना किसी जुडिशियल फंक्शन का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए इसमें पब्लिक फेथ रिस्टोर करने के लिए एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। नोटों से उठी लपटें भले ही 14 मार्च की रात तक थम गई, लेकिन सवालों का धुआं देश भर में फैला हुआ है। समिति के सवाल के जवाब का इंतजार है और तब तक हंगामा जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो। तो 14 मार्च को दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के घर पे ये आग लगी, और उसके बाद जब 20 तारीख को मीडिया के रिपोर्ट्स के जरिए इस आग में दरअसल जले हुए नोट मिले हैं, यह बात जब बाहर निकली, उसके बाद पूरे देश में हो हल्ला मच गया। और उसके बाद एक जुडिशियल कमेटी भी बनाई गई 3 जजेस की। उन्होंने सबसे पहले उनके घर को विजिट किया। उसके बाद उसका एक वीडियो निकाला गया, जो 22 तारीख को उसकी जो रिपोर्ट आई जुडिशियल कमीशन की, वो अपलोड की गई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। और उसके बाद पुलिस ने भी यह मामला अपने हाथ में लिया। पुलिस की भी विजिट वहां पर हुई। उनके घर वाले उस वक्त जो मौजूद थे, उनका बयान इस पे लिया गया है। लेकिन उसके बाद जस्टिस वर्मा, जिनकी ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, उनकी ट्रांसफर वहां पर की गई है। उसके बाद तमाम बार एसोसिएशन ने आज भी
चीफ जस्टिस को अलग अलग बार एसोसिएशन के लोग मिले हैं, गुजरात के बार एसोसिएशन के लोग मिले हैं, राजस्थान के बार एसोसिएशन के लोग मिले हैं, इलाहाबाद के बार एसोसिएशन के वकील भी वहां पर जाकर मिल चुके हैं और उनका यह कहना है कि जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अलग तरीके से इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब हमने लोगों से पूछा है कि क्या जुडिशरी पर उनको भरोसा है, क्या उनको लगता है कि जुडिशरी में करप्शन है और उस पर किस तरीके से कार्रवाई वो उम्मीद करते हैं, उन सारी चीजों का हम उस पर बातचीत करने जाएंगे। हमारे साथ में खास मेहमान इस पूरी चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार जुडिशरी पर इतनी बड़ी संख्या में चर्चा भी पूरे देश में हो रही है। हमारे साथ में अमिताभ सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के वकील, साथ साथ बीजेपी के नेता है, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। उसके साथ साथ चरणजीत सिंह सप्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। अरविंद वाजपेयी एलजेपी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कई बार हम उनको अलग अलग मामलों में देख चुके हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तौसीफ अहमद खान जो वकील है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा शुरू करने के पहले एक अहम जो हमने लोगों से पूछा था वो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि हमने लोगों से पूछा कि इस पूरे मामले के बाद भी क्या न्यायपालिका को लेकर, हमने जब सी वोटर के जरिए पूछा लोगों से कि सर्वे में क्या है वो जरा समझ लेते हैं, कि सबसे बड़ा सवाल यही था कि न्यायपालिका पर क्या लोगों को भरोसा है। यह सबसे बड़ा सवाल उनको पूछा गया था। देखिए लोगों ने क्या कहा है। लोगों का कहना है 29% लोगों ने पूरा भरोसा जताया है। उनका कहना है कि पूरी तरीके से अब भी न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, जबकि 12% लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा भरोसा है। पूरा भरोसा नहीं टूटा है, पूरा भरोसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा भरोसा अभी भी हमको है। जबकि 26% लोग, एक बार फिर देखिए, 26% लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा भरोसा अभी भी बाकी है। 22% लोग कह रहे हैं कि जिनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस न्यायपालिका पर आज की स्थिति में, और 10% लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, हमें इस वक्त हम ये नहीं कह सकते। एक बार फिर देख लेते हैं कि पूरी तरीके से हम ट्रस्ट करते हैं, लोग कह रहे हैं 29% लोग कह रहे हैं थोड़ा बहुत हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, ये 12% लोग कह रहे हैं ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, 26% लोग कह रहे हैं, और बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं 22% लोग इस बारे में कह रहे हैं। शुरुआत करेंगे अमिताभ सिन्हा आपसे। लोग अभी भी पूरी तरीके से तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ नहीं है, चरणजीत सिंह सप्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें अभी भी, ज्यादातर लोग कहते हैं कि पूरी तरीके से भरोसा है, लेकिन उतनी ही संख्या में करीब करीब लोग कह रहे हैं कि ज्यादा भरोसा नहीं है हमको, और 22% लोग अभी भी कहते हैं कि पूरी तरीके से हमको भरोसा नहीं है। ये क्या दिखाता है चरणजीत सिंह? देखिए साहिल जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह के जो आंकड़े जो हैं वो आपकी रिसर्च एजेंसी ने निकाले हैं, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स लोगों का विश्वास जो है वो जुडिशरी में कम होता जा रहा है। अब जिस तरह से जस्टिस वर्मा का ये वाकया हुआ है, और सारा कुछ तो अभी ऑन रिकॉर्ड मीडिया में भी आ चुका है कि भाई वहां पर आग लगी और उसके बाद में तकरीबन सुबह तक, तकरीबन 16-18 घंटे तक पुलिस को वहां पर अंदर जाने नहीं दिया। जो तहकीकात इनिशियल स्टेज, जो एफआईआर हम कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो रात को ही बन जानी चाहिए थी। तो कहीं भी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो बनी नहीं, बनने में देरी हुई, वो सारी तहकीकात में देरी हुई। उसके पीछे कारण क्या थे? क्या ये अंदेशा नहीं लगा जाएगा कि जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कोई लोग? कौन बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस ने इतनी कोताही क्यों बरती वहां पर, जब पुलिस को पता था कि आग लगी है, और आग के बाद में तुरंत पुलिस का पंचनामा होना चाहिए। हर जगह पर होता है, ये तो रूटीन प्रोसेस है, एसओपी है। तो रूटीन प्रोसेस नहीं होता है, एसओपी नहीं होती है, और पुलिस भी उसमें एसओपी करने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालती है बंगले पर जाकर के। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दबाव तंत्र भी पुलिस पर चला है और जस्टिस वर्मा को मदद करने की कोशिश की है। इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, ये सारी चीजें देश जानना चाहता है। विपक्ष ने इस बात पर चर्चा करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से माहौल है आप तो जानते हैं। विपक्ष की आवाज को रोका जाता है, कभी माइक बंद कर दिए जाते हैं। विरोधी पक्ष नेता अगर खड़े होते हैं बोलने के लिए तो स्पीकर खड़े हो जाते हैं और एडजर्न कर देते हैं। तो जब हमारे जो लोकतंत्र, जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का मंदिर, उसके अंदर अगर इस तरह से कोताही बरती जाएगी
तो फिर नीचे के लेवल पर क्या हो रहा है इसका अंदाजा जनता खुद लगा सकती है। ये देश जो है ये तानाशाही की ओर चल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कि ये शाह और तानाशाह का राज चल रहा है। इस देश के अंदर अगर इस तरह से चलता रहेगा तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये ठोकतंत्र है। अरविंद वाजपेयी, आप इस सर्वे को किस तरीके से देखते हैं? हमारे पास इसका भी बाइफर्केशन है कि इंडिया अलायंस के समर्थकों ने इस सर्वे में इस सवाल पर क्या जवाब दिया और एनडीए अलायंस के समर्थकों ने भी इस पर क्या जवाब दिया। वहां पर भी मैं जाऊंगा। चरणजीत सिंह सप्रा जो कह रहे हैं उनको वो सर्वे भी हमें दिखाना है। लेकिन अरविंद वाजपेयी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लोग अभी भी जुडिशरी पर भरोसा रखे हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो भरोसा टूट रहा है, 22% लोग अभी भी कहते हैं बिल्कुल भरोसा टूट चुका है हमारा। अरविंद वाजपेयी, देखिए जोशी साहब, ऐसा है, भरोसा तो बनाना पड़ता है। भरोसा कोई रखे ना रखे उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम ऐसे कंडक्ट होना चाहिए कि भरोसा बन जाए। जुडिशरी पे अभी पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जो है उसमें से कुछ को छोड़ के अभी भी पूरी तरीके से भरोसा है और पूरा सिस्टम उसी पे कामयाब है। ये संविधान का तीसरा विंग है, बल्कि कहिए तो चौथा विंग है अगर पत्र मीडिया को भी लगा लें तो। अगर उस पर भरोसा नहीं रखेंगे तो कैसे बात बनेगी? अभी इतनी हाई तो मचाई जा रही है। देखिए, चीजों को बैलेंस तरीके से आंकना होगा। और जब हम किसी हाईकोर्ट के जज की बात करते हैं, और वो भी हाईकोर्ट जज जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जज रही हैं और बहुत अच्छी रेपुटेशन, चाहे इलाहाबाद है चाहे दिल्ली है, जहां भी रही है, क्या हुआ है कि नोट मिले हैं जलते हुए, तो फायर की एफआईआर तो हो सकती है, इमीडिएटली हो सकती है, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई इम्यूनिटी है नहीं जजेस को, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये तो केस है नहीं कि भाई चीफ जस्टिस इंडिया चुप बैठे हुए हैं। देखिए, जज के खिलाफ अगर किसी ने कोई आरोपी नहीं है, कोई एविडेंस भी नहीं है कि कोई लिया है दिया है, कुछ इस तरह का, कहीं कोई इस तरह का आरोप नहीं है। अभी तो चीजों को उनके फेस वैल्यू पे आंका जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस कमेटी बना दी है जो कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 का है, उसके तहत कार्रवाई चल रही है। इन हाउस कमेटी में अगर आता है तो आज भी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलाहाबाद वाले मिले हैं, उनकी पूरी कमेटी मिली है, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको अश्योरेंस दी है कि जस्ट वेट, हम लोग देख रहे हैं चीजों को, आप निश्चिंत रहिए। तो चीफ जस्टिस या पूरी जुडिशरी अपने आप को बदनाम थोड़ी होने देगी। अगर किसी की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट है तो एफआईआर भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, पहले भी हुई है। हाईकोर्ट के जजेस के नाम भी मैं ले सकता हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज थे समित मुखर्जी, बाकायदा जेल भी गए, एफआईआर भी हुई, चार्जशीट भी हुई और अभी भी केस चल रहा है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट की एक निर्मल यादव हुआ करती थी, उनको भी चार्जशीट चल रही है। तो देखिए, इसको इस तरीके से नहीं सोचेंगे, चीजों को पूरे तरीके से आंकना होगा, क्योंकि ये हायर जुडिशरी का मामला है। अब इसमें दूसरा सवाल एक और आ जाता है कि क्या इंटरेस्टिंग बात यह है तौसीफ अहमद खान, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने पूछा इंडिया अलायंस के समर्थकों को तो 33% इंडिया अलायंस के समर्थकों ने कहा कि हमको पूरा भरोसा है जुडिशरी पर। 12.5% लोगों का कहना है कि उनको काफी भरोसा है, इंडिया अलायंस के समर्थक थे। और 24.9% लोगों ने कहा कि हमें भरोसा नहीं है। इसका मतलब यह कि इंडिया अलायंस के समर्थक भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ 30% एनडीए समर्थक कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है। यानी इंडिया अलायंस में जुडिशरी पर भरोसा करने वाले ज्यादा लोग हमको दिखाई दिए उसमें। यह बड़ा इंटरेस्टिंग बात है तौसीफ भाई। कई बार यह सवाल उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि हमारा जुडिशरी से भरोसा उठ चुका है, सरकार के दबाव में काम करती है। कई बार यह मुद्दा उठाया जाता है उनसे, ये बात कुछ और नजर आती है। उसके बाद भी मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है, लेकिन उस पर जरा जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया तौसीफ भाई। देखिए, अभी जो हमारे सामने जस्टिस वर्मा का मामला है वो ऐसा मामला है कि उनके घर से कैश एलिजिडली पाया गया है। तो ये जो है एक करप्शन का मुद्दा है, पैसे लेकर के अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जो विपक्ष हर वक्त मुद्दा उठाती रही है वो ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जुडिशरी में होता आया है। भाई, आप इसका सबूत देखिए कि प्रधानमंत्री जो है चीफ जस्टिस के घर पहुंच जाते हैं कितनी आसानी से, और उसे जो है फोटो वगैरह में भी डाला जाता है, प्रेस में कवरेज भी मिलता है दिवाली का मौके पे। तो जब हमारा संविधान कहता है
कि जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से और गवर्नमेंट के दूसरे ब्रांच से अलग रखना है। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का पैरामाउंट फंडामेंटल यही है कि वो जो है गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव विंग से अलग रहे, लेजिस्लेटिव विंग से अलग रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि भाई जहां पे आप देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, आप देखते हैं कि एक जज कह देते हैं कि हमने तो श्रद्धा का मामला था, हमने भगवान से पूछा कि क्या फैसला दिया जाए, तो सवाल तो पब्लिक उठाएगी। अपोजिशन वही सवाल पूछती है जो जनता का सवाल होता है। सरकार के सामने में अपोजिशन कोई अपना कोई नया सवाल उठा के नहीं लाती, वही सवाल उठाती है जो जनता पूछती है। यहाँ पे देश की जनता सवाल पूछेगी सरकार से, सरकार को उसका जवाब देना होगा। अभी अगर आप जस्टिस वर्मा के मामला का बात करें तो यहाँ पे जो इंक्वायरी सेटअप हुआ है 3 जजेस की कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो बिल्कुल प्रोविजंस के तहत चल रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में वाइस प्रेसिडेंट कहने लगते हैं कि एनजेएसी को वापस लाना चाहिए। भाई एनजेएसी पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर एनजेएसी का फिर से बात उठाया जाए, फिर से वही बात हो कि भाई सरकार जो है प्राइम मिनिस्टर्स मिल करके जजेस को अपॉइंट करेंगे, तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां गई, जुडिशरी की फ्रीडम कहां गई? भाई एक कोलिजियम अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक कोलिजियम सिस्टम है, हो सकता है इसमें इंडिपेंडेंट नहीं है जुडिशियल सिस्टम और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। तौसीफ खान आरोप लगा रहे हैं और सर्वे में आमतौर पर हम देख रहे हैं कि 50% से भी कम लोगों का जुडिशरी पर भरोसा यहां पर नजर आ रहा है। अमिताभ सिन्हा, नमस्कार। ये एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको आपने आज उठाया है अपने चैनल के माध्यम से। मैं मानता हूँ न्यायपालिका पूरे इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी संस्था अभी तक बची हुई थी जिसके ऊपर में लोगों का विश्वास कायम था लगभग, और इसको एक अंग्रेजी का एक शब्द है सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन, वो एक विशिष्ट और बहुत ही पवित्र व्यवस्था के नाते जानी जाती रही है। लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा डालना चाहूँगा। हमारे मित्र अभी तौसीफ जी ने बताया है, तौफीक जी ने, कि ये इसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढा कि प्रधानमंत्री गए। ये सब हर चीज़ में राजनीति नहीं देखनी चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि ज़्यादा कोई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप राजनीतिक हैं होंगे पूर्वाग्रह से ग्रस्त, लेकिन कम से कम न्यायपालिका के लिए तो आप निष्पक्ष बात करिए, वकील हैं आप। मेरा कहना यह है कि देखिए इसका ट्रेस करना चाहिए 1991 में जो एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने एक अपने लिए प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई भी बाहरी एजेंसी न सुनवाई कर सकती है न एक्शन ले सकती है, सिवाय एक इम्पीचमेंट के और कोई भी दूसरा लोकपाल से भी बाहर रखा अपने विधायिका और कार्यपालिका एक जज के बारे में सोच सके। जी माफी चाहता हूँ, सुना नहीं। लोकपाल से भी बाहर रख दिया अपने आप को। क्या मैंने कहा? लोकपाल से भी बाहर रख दिया अपने आप को। आपकी आवाज? हाँ, मैं क्या कर रहा हूं कि 1991 में जो सेल्फ प्रोटेक्शन का कवर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशरी पे लगाया, मुझे लगता है वहां से बात शुरू हुई। और उसके बाद 2015 में जब उसने एनजेएसी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना, जो सर्वसम्मति से पास हुआ पूरे संसद में। और देखिए एक चीज तो निष्पक्षता से माननी चाहिए कि प्रजातंत्र में सबसे ऊपर जो है वो है पीपल्स विल। प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, बाकी सारी चीजें संविधान वगैरह सब जनता के नीचे आती हैं। मेरा मानना है कि जब संविधान को में ये प्रावधान है कि विधायिका कानून बनाएगी, विधायिका ने कानून बनाया और सर्वसम्मति से बनाया, 16 विधानसभाओं ने उसको पास किया और संसद में सर्वसम्मति से, ऐतिहासिक वे विषय, सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना, जिसको कई लोग नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी कहते रहे, क्योंकि उसमें पारदर्शिता का विषय उठाया गया था। उसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करके उसको हटा दिया। मेरा मानना है कि इन सब चीजों से जो जनता का न्यायपालिका पे भरोसा है वो थोड़ा डिगा। और अभी जस्टिस वर्मा के केस में भी जो इमीडिएट प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं प्रथम दृष्टवा, ऐसा लगा कि न्यायपालिका एक जज, हमारे जज सिटिंग जज थे सुप्रीम हाई कोर्ट के, उनके ऊपर में जो कार्रवाई हुई उसको लीपा पोती ऐसा जनता ने माना। मैं इसमें कोई अभी अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जनता में एक जनरल धारणा बनी कि इस पे सर्वोच्च न्यायपालिका लीपा पोती कर रही है और सबसे पहले उसको अफवाह माना गया,
और उसके बाद यही उनका सवाल ट्रांसफर जब लोगों इलाहाबाद से पूछा गया, हाई कोर्ट में अमिताभ कर जी, दिया गया। ये सारी चीजें यही सवाल जब लोगों से पूछा गया सी वोटर के हमारे सर्वे में कि क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, आप देखिए लोगों का जवाब सुन लीजिएगा। करीब 47% लोग, स्क्रीन पे हम ये पूरा उसका क्या जवाब लोगों ने दिया वो चला रहे हैं। 47% लोगों का कहना है कि हमें पूरा भरोसा है, लेकिन 36% लोगों का कहना है कि कुछ हद तक जी हां न्यायपालिका में करप्शन है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर नजर आ रही है कि जो करप्शन को लेकर सवाल पूछा गया, 47 लोगों का कहना है कि है करप्शन, उसके बाद 36% लोग कहते हैं कि टू सम एक्सटेंट करप्शन वहां पर है, लेकिन नॉट एट ऑल। ये जो प्रतिशत है वो बहुत कम यहां पर नजर आ रहा है और अभी भी लोग कंफ्यूज है उसको लेकर। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लोग ये मानने लगे हैं कि हाँ करप्शन वहां पर है। और अगर राजनीति के हिसाब से हम इसके बारे में पूछे तो इंडिया गठबंधन के 51% लोगों को लगता है कि हाँ जुडिशियल सिस्टम में करप्शन वहां पर उनको नजर आता है। 33% लोगों को लगता है कि करप्शन नहीं है। वही एनडीए की बात करें तो एनडीए के समर्थकों में भी 44% लोगों को लगता है कि न्यायपालिका में कहीं ना कहीं करप्शन है। विष्णु जैन हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। इस मामले से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका में करप्शन है? ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि हाँ न्यायपालिका में करप्शन है। इस सर्वे से तो यह साफ नजर आता है। विष्णु जैन। नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है साहिल जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि न्यायपालिका में करप्शन है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूर्व में बहुत सारे न्यायाधीश भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने कहा था कि ये कहना कि लोगों को न्यायपालिका पे कंप्लीट विश्वास है, ये सही नहीं होगा। और देखिए सारे लोगों ने यहाँ पे अलग अलग समस्याएं बताई। हमारे जो भाई हैं तौसीफ भाई, उन्होंने इस मामले को चंद्रचूड़ साहब की मीटिंग और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग पे ले गए। पर मैं यहाँ पे करप्शन के मुद्दे को हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी लिस्ट है जो पूर्व में कहां कैसे कैसे मीटिंग हुई, और उस समय वीडियो नहीं बनाता पर उसका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड भी मेरे पास है। पर मैं अपना जो समय उसमें जाया नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है साहिल भाई? इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन क्या है? जस्टिस वर्मा का जो मामला है वो सही है, गलत है, इंक्वायरी का विषय है, वो चलता रहेगा। पर आगे ऐसी समस्या कभी ना हो, आगे जुडिशरी पे ऐसा कोई दाग ना लगे, लोगों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो वो सोल्यूशन कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें लॉ मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है साहिल भाई। अगर लॉ मिनिस्ट्री एक्टिवेट हो जाए इस समय, तो मुझे लगता है मेरे पास वो फॉर्मूला है, वो प्लान है, उसको तो शॉर्ट में आपके सामने रख देता हूं। हर एक कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट की लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए प्रोसीडिंग की। ऑनरेबल कोर्ट कितने बजे बैठ रही है, कितने बजे उठ रही है, इसका पूरा एक ब्यौरा होना चाहिए। और लॉ मिनिस्ट्री का यह दायित्व बनता है कि सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री का, कि वो हर एक कोर्ट में अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त करे और उनको रोज शाम को रिपोर्ट दी जाए कि कोर्ट में कितने केस लगे थे, कितने केस टेकअप हुए, कितने केस टेकअप नहीं हो पाए, और किसी मामले में अगर उनको कुछ डाउटफुल बात लग रही है तो वो बात भी लॉ मिनिस्ट्री तुरंत लॉ मिनिस्ट्री तक पहुंचाई जाए। तो हर एक कोर्ट में लॉ मिनिस्ट्री को समय चाहिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त करे ऑल अक्रॉस द कंट्री, और सारी कोर्ट में इस समय सीसीटीवी कैमरा और उसकी लाइव टेलीकास्ट होना, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये मैंडेटरी होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो 1997 का जजेस रेजोल्यूशन है उस पर अमल नहीं हो रहा है साहिल भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह 1995 के जजेस रेजोल्यूशन पे अमल होना चाहिए। बहुत सारे जितने न्यायाधीश हैं उनको सबको अपनी इनकम, अपने रिलेटिव्स की इनकम, जैसे जो लोग आज चुनाव लड़ते हैं उनको अपनी इनकम और सारी चीजें डिक्लेयर करनी पड़ती है, उसी तरह से न्यायपालिका का हर एक व्यक्ति, कई जजेस तो डालते हैं अपनी इनकम कितनी है, उसका ब्यौरा तो देते हैं। 97 में यह तय हुआ था कि सारा ब्यौरा देना है, तो वो तो मैंने क्या वर्ड यूज किया? मैंने कहा 1997 के जजेस रेजोल्यूशन का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। बहुत सारे डालते हैं, बहुत सारे नहीं डालते हैं, तो उसको मैंडेटरी करना चाहिए कि आपको डालना ही डालना है, किसकी जगह आपका शेयर है, क्या क्या बातें, सारी बातें आनी चाहिए आपकी। और साहिल भाई ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम उनको कहते हैं न्यायमूर्ति, लॉर्डशिप, मतलब न्याय के देवता। तो आज आप बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इस देश की डेमोक्रेसी में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोलिजियम सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा।
और कोलिजियम सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव, मैं ये नहीं कह रहा हूं एनजेएससी फुल प्रूफ फॉर्मूला था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोलिजियम सिस्टम फुल प्रूफ फॉर्मूला है, पर कोलिजियम सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। जजेस का अपॉइंटमेंट, उसमें हमें बहुत ज्यादा एक अच्छी चर्चा, मैं चाहता हूं एक सार्थक चर्चा अक्रॉस पार्टी लाइन इस देश में होनी चाहिए। हर आदमी उसमें अपना अपना सुझाव दे और एक फुल प्रूफ सिस्टम यही चर्चा जो विष्णु जैन कह रहे हैं, जस्टिस वर्मा के मामले के बाद में अगर कोई चर्चा छिड़ी है तो वो ये चर्चा छिड़ी है कि क्या अब कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके जो एनजेएससी का बिल पास किया गया था 2015 में, क्या उसे लागू करने की जरूरत है? क्या सरकार का इंटरफियरेंस इसमें किसी ना किसी तरीके से होना चाहिए? क्योंकि जब सवाल भ्रष्टाचार का है तो नियुक्ति को लेकर भी सर्वे में हमने सवाल इसको लेकर पूछा था कि क्या जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप एक सिस्टम तैयार किया हुआ है और उसके आधार पर वो तय करते हैं कि किसको सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर करना है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है वो वहां पर कौन होंगे और उसके साथ ट्रांसफर और किस तरीके से सिस्टम होगी, ये कॉलेजियम सिस्टम है। ये जब सवाल पूछा गया तब कुल 44% लोगों का कहना है कि हां, उनका कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम सही है। अभी भी लोग कहते हैं, 44% लोग कहते हैं कि हां ये सिस्टम सही है। 23% लोग, 23% लोगों का कहना है कि नहीं ये सिस्टम सही नहीं है, लेकिन 38% लोग आज की स्थिति में कंफ्यूज है। यानी 50% से कम लोग ये कह रहे हैं कि हां ये सिस्टम होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब पार्टी के हिसाब से पूछा गया तो इंडिया गठबंधन के 48% लोगों का कहना है कि हां ये सिस्टम सही है। एनडीए के बारे में जब हमने पूछा, एनडीए के समर्थकों को हमने पूछा कि क्या कॉलेजियम सिस्टम सही है, तो 41% लोग कहते हैं कि हां, यानी अभी भी 50% से कम लोग जो मानते हैं कि हां ये सिस्टम सही है। लेकिन उसके साथ साथ सवाल यह भी उठा है कि क्या जजों की नियुक्ति में संसद की भी भूमिका होनी चाहिए, यानी पार्लियामेंट की भी कोई भूमिका होनी चाहिए जजेस की नियुक्ति में। तो 40% लोगों का कहना है कि हां पार्लियामेंट की भी भूमिका होनी चाहिए। और पार्टी के हिसाब से देखें तो इंडिया गठबंधन के भी 40% लोग कहते हैं, समर्थक कहते हैं कि हां इसमें पार्लियामेंट की भूमिका होनी चाहिए। एनडीए के अगर पक्ष में हम देखें तो 43% लोग कहते हैं कि हां इसमें पार्लियामेंट की भूमिका होनी चाहिए और 36% लोग कहते हैं कि नहीं। तो चरणजीत सिंह सप्रा, सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या अब सचमुच में इस पूरे मामले को लेकर यह डिबेट छिड़ चुका है कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर जो सिस्टम एक एनजेएससी की सिस्टम बनाई गई थी जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, जजेस होंगे, कोई प्रोमिनेंट लोग होंगे कि जिसकी नियुक्ति के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस की एक कमेटी बनाई गई थी और उसके साथ साथ जो लॉ एंड जुडिशियल मिनिस्टर है वो भी उसका हिस्सा होंगे। तो क्या उस तरीके की कोई सिस्टम अब बनना जरूरी है? कॉलेजियम सिस्टम जिसका कोई पैमाना नहीं है, पैरामीटर्स बाहर नहीं निकल कर आते हैं, वो सिस्टम से भरोसा कहीं ना कहीं उठ गया और ये डिबेट कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। चरणजीत सिंह सप्रा। बिल्कुल बिल्कुल साहिल जी, इसके अंदर बहुत विस्तार में डिबेट होना बहुत जरूरी है और ये डिबेट मीडिया पर भी होनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर भी होनी चाहिए कि किस तरह से करना। यही तो हम कह रहे सरकार को कि इस विषय के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अभी आपने खुद बताया कि पार्लियामेंट की भूमिका ऐसे 40% लोग आपके सर्वे में कह रहे हैं, तो 40% लोग कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। तो जब लोग कह रहे हैं और जब विपक्ष कह रहा है तो इसके ऊपर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होगी, मंथन होगा, तब उसमें से कुछ निकल के आएगा। अगर ये सरकार इस तरह से करेगी जैसे प्रधानमंत्री साहब ने किया कि चीफ जस्टिस को हटा दिया और एक केंद्रीय मंत्री को उस कॉलेजियम में ले आए, तो फिर वो तो एक तरफा ही वो सारे निर्णय होते रहेंगे। भाई प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के सीनियर मिनिस्टर है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन की तो कोई सुनी नहीं जाएगी वहां पर। तो इस तरह का रुख जो है सरकार को बदलना पड़ेगा, व्यापक चर्चा करनी पड़ेगी। और इस सिस्टम को अगर आपको साफ सुथरा करना है, जो ये सरकार कहती थी कि गवर्नमेंट विद अ चेंज, गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस, वो गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट ने सिस्टम को और उलझा दिया है और खराब हो रहा है ये सारा सिस्टम। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर मंथन जरूरी है और मंथन पार्लियामेंट में होगा, वहीं पर सारी चीजें बनती हैं। कुछ बोलना चाहता हूं प्रणाली है वहीं से पैदा होती है। अमिताभ सिन्हा। हाँ, धन्यवाद साहिल जी। देखिए, आपने जो अभी चर्चा के दौरान में 2 सर्वेज उठाएं,
सबसे पहला तो भ्रष्टाचार वाला और दूसरा एनजेसी का। मैं उन दोनों पे संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगा। सबसे पहले जो भ्रष्टाचार का मसला है, भ्रष्टाचार में जो मैंने देखा आपके आंकड़ों को, उसके हिसाब से एक मेजॉरिटी जो है वो ये मान रही है कि भरोसा डिगा है न्यायपालिका पर से, और ये बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है दुर्भाग्यजनक है और ये खतरनाक है। इसलिए मैं मानता हूं कि इसके लिए जो सबसे पहली चीज है कि न्यायपालिका को स्वयं इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन्होंने जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि 1991 के अपने जजमेंट में उन्होंने अपने ऊपर में एक सुरक्षा व्यवस्था कवच बना लिया था। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जब भी आप किसी विश्वास को हिलता हुआ देखेंगे तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स करते हैं। भ्रष्टाचार का जहां तक मामला है, एक बहुत पुरानी थ्योरी है कि ऑल corruption and or the betterment downward percolates, it percolates downward, मतलब कि ये ऊपर से नीचे की ओर जाता है। यदि ऊपर में स्वच्छ और पारदर्शी व्यवस्था होगी शुरू होता है, तो नीचे की जुडिशरी भी स्वच्छ और पारदर्शी बनेगी। हाँ, ये डाउनवर्ड पर्कुलेशन की थ्योरी आज से नहीं है, हजारों साल चल रही है। तो मैं कहता हूं कि जब ऊपर का सत्ताधीश यानी कि न्यायपालिका का जो वो है सर्वोच्च न्यायपालिका, यदि वहां ट्रांसपेरेंसी होगी तो लोअर जुडिशरी में भी लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा करप्शन हो गया है, जैसा विष्णु जी भी मेरे छोटे भाइयों कह रहे थे। तो मेरा मानना है कि वो वहां पर से नहीं, ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा। और एनजेएससी का जहां तक सर्वे का विषय आपने साहिल जी उठाया, एनजेएससी के बारे में और कॉलेजियम के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है। कॉलेजियम इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि इसमें जो भी आपके सर्वे में भाग लेने रहे होंगे, मैं उनके विद्वता पे संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको एनजेएससी के बाद जो कॉलेजियम ने अपने को रीअसर्ट किया, उस कॉलेजियम की व्यवस्था क्या है और उसके रिपरकशन क्या है, कितना वहां भाई भतीजावाद है, कहाँ वहां पर सीधा अपने रिकमेंडेशन पर बगैर किसी मेरिट के सिलेक्शंस होती हैं। और इन सब चीजों का ही नतीजा है कि देखिए कि आज इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ, और उसके बाद उसमें जिसको एक मैं कहता हूं कि कोड़ में खाज, कि उसके बाद उसको दबाने की कोशिश दिखी जनता में। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये हम न्यायपालिका के ही एक हिस्से हैं एज यू नो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब हम बाहर समाज में जाते हैं तो लोग थोड़ा सा मुस्कुरा के मखौल के अंदाज में बात करते हैं। और एक बड़ी पुरानी एक वो, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात का डर है, अमिताभ सिन्हा, कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात का डर है कि मैं कह रहा हूं दखलंदाजी बढ़ जाएगी और जिसके वजह से जजेस की अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। जल्दी से अमिताभ सिन्हा आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद प्रतीक जी भी कुछ बात करना चाहते हैं। अमिताभ जी। हाँ बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में पीपुल्स विल यानी जो जनता है वो सर्वोपरि है। जनता ने यदि किसी को भेजा है चुन के तो उसके ऊपर में 5 साल भरोसा करने की आदत होनी चाहिए। विपक्ष अपना काम करे, विपक्ष का काम है कि वो सत्ता पक्ष पे उंगली उठाए, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता। लेकिन यदि पीपुल्स विल के नाते आम जनता की इच्छा शक्ति, इच्छा के कारण यदि वहां पर विधायिका का रोल होता है तो मुझे लगता है आपत्तिजनक नहीं है। और ये अकाउंटेबिलिटी को, प्रतीक जी कुछ अपनी भूमिका रखना चाहेगा। जी साहिल जी, मैं प्रवक्ता के तौर पे और मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, उस तौर पे अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ। देखिए मेरे को लगता है कि इतना बड़ा कैश अनअकाउंटेड मनी एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के घर से मिलना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी है। लेकिन साहिल ये देखना पड़ेगा कि जब किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या फॉलो होता है। और सिटिंग हाईकोर्ट जजेस के लिए जो प्रोसीजर है वो 2014 की जो जजमेंट है जस्टिस कहर की, जो तब मुख्य न्यायाधीश थे, वो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करते हैं और आज के मुख्य न्यायाधीश उसके अंदर उसी को ऑपरेट करा रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसमें 2 चीफ जस्टिस है हाईकोर्ट के और एक हाईकोर्ट के जज हैं। तो अगर वो कमेटी ये कहती है कि हाँ हमको सब्सटेंस दिखता है एलिगेशन में, तो उनको हटाने की प्रक्रिया होगी। अगर वो नहीं हटते तो राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को रेकमेंड किया जाएगा उनके रिमूवल के लिए। दूसरी बात, आप जो एनएजीसी की हम जो बात कर रहे हैं, देखिए हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अभिन्न अंग है सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। शायद मेरे को 10 सेकंड और दीजिए। हम अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी, बोलिए जी, अगर हम ये सोचेंगे कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपॉइंट करे तो फिर इंडिया में कभी ऐसे जजेस नहीं हो सकते जो एक सिटिंग प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैंसिल कर सके। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत जरूरी है, सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है। इस देश का जो मूलभूत ढांचा है, अगर एग्जीक्यूटिव ही, अगर संसद ही एक हाईकोर्ट जज को, सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करने की कैपेसिटी रखने लगे
तो वो इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर को हिला देगा। जो एक लगभग 800 जज है साहिल, आज के टाइम में इस देश में 800 जज है। अगर एक जज की इम्प्रोप्राइटी के बेसिस पे हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए, तो ना ये हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी ना हमारी जुडिशियल मैच्योरिटी दर्शाता है कि हमको ऐसा स्टेप लेना चाहिए। एनजेएसी ठीक है, एक आया है, उसको अगर मुद्दा प्रतीक यहां पर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस उससे खतरे में जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह देखनी होगी कि दरअसल ये कॉलेजियम सिस्टम आया कहां से, कि इमरजेंसी के वक्त में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चयन किया गया और जो सीनियरिटी थी उसको लांद कर उनकी अपॉइंटमेंट की गई कुछ जजेस की, उसके बाद से 1993 से कॉलेजियम सिस्टम इजाद की गई और उसके जरिए फिलहाल अपॉइंटमेंट्स यहां पर चल रही है। अमिताभ सिन्हा इसका कुछ जवाब देना चाहते हैं। अमिताभ जी जल्दी से आपको जवाब देना है, उसके बाद सप्रा जी से मुझे कुछ सवाल। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू, बिल्कुल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए जो प्रतीक जी ने जो कहा, इसमें मैं उनको ही बताना चाहता हूं कि जिस समय जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने ये फैसला दिया था सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो उस समय कॉलेजियम सिस्टम नहीं था। इसलिए ऐसा कहना कि कॉलेजियम सिस्टम ने व्यवस्था सुधार दी है, मैं इसको नहीं मानता, बीइंग अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसी स्थितियां आई हैं जिसमें कि ये इंटरफेरेंस की बात होती है, मैं कहता हूं कि एक संतुलन है। संतुलन में यदि आप एनजेएससी के बारे में जब बात करेंगे तो एनजेएससी ने एक संतुलन की कोशिश की, और करप्शन के मामले में अंतिम में कहूंगा कि प्रतीक जी ने जो कहा कि जस्टिस केहर के जजमेंट के बाद के जो उसने एसओपी बनाया है उस पर कोर्ट ने अपना एक्शन लिया, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो पहले डिले हुआ, देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है लीगल फ्रेटर्निटी में कि जो आप कानून न्याय कर रहे हैं उससे ज्यादा न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। अब जब शुरुआत में आपने तुरंत कॉग्निजेंस लिया होता, संज्ञान लिया होता और उसी समय यदि वो अपॉइंटमेंट की घोषणा हो गई होती, उसके जगह पे आपने डिले किया, माहौल गरमाया, तब किया। मैं इस पे सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड से असहमत हूं। प्रतीक जी का जो भी कारण हो, चाहे वो किसी को खुश करना चाहता हो या क्या नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट बात करता हूं। प्रतीक जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से आपका जवाब एक बार लूंगा। इनएप्रोप्रिएट थी, वो गलत थी। साहिल जी, अमिताभ जी, हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसमें किसी को खुश करना और ये सब हमको टर्म नहीं यूज करने चाहिए। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑल्सो। जो 2014 की जजमेंट है, आप उसको अगर पढ़ेंगे, स्टेप 4 जो कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इस कमेटी को बनाएगा। एक बार मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। होल्ड योर हॉर्सेस। आपको मैंने सुना, आप सुन लीजिए, आप एक बार सुनिए, आप एक बार बात सुनिए। अगर आज किसी राजनेता, किसी कैबिनेट मंत्री के ऊपर अगर करप्शन का कोई दाग लगता है तो क्या सीबीआई और ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करती है? बट हाईकोर्ट के जज अगर उनके अगेंस्ट कुछ हुआ तो सुन लीजिए अमिताभ जी, हैव सम पेशेंस। ये कोई तरीका नहीं है। आप एक बार मेरे को सबमिट करने दीजिए। आप सुनिए मेरी बात। आप खुद वकील हैं, आपको पता होगा हाईकोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एविडेंस मिला है कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा, सुन लीजिए, ऐसे डिबेट का फायदा नहीं है। सुन लीजिए, ये एविडेंस है। कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा लिटिगेटर आज इंडिया में गवर्नमेंट है। आप चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट, जिस सरकार को, जो ईडी सीबीआई रोज हाईकोर्ट जज के आगे अपना केस प्लीड करती है, आप चाहते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जज के अगेंस्ट वही एजेंसी करे। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में हमने लॉ कॉलेज में पढ़ा है, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर आया हूं, मैंने वहां भी पढ़ा है कि पूरा विश्व आप उठा लीजिए, जहां पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, वहां पे मूलभूत जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो गिर गया है। तो क्या प्रतीक आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? एक मिनट अमिताभ जी, एक मिनट प्रतीक क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? एक मिनट अमिताभ जी, एक मिनट, क्या प्रतीक आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जजेस के खिलाफ करप्शन के कोई भी एलिगेशन या आरोप लगते हैं तो उनकी जांच करने का तरीका बाकी लोगों से अलग होना चाहिए? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बार बार सवाल ये उठ रहा है कि इसी तरीके का वीडियो अगर किसी कैबिनेट मंत्री के घर से या किसी पॉलिटिशियन के घर से या किसी के भी घर से निकल कर आया होता तो अब तक वहां पर जांच होके, एफआईआर होके मामला आगे बढ़ गया होता। तो क्या आपको यह लगता है कि अलग तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए और क्यों? जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अरविंद वाजपेयी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। एक और हमारा जजेस इम्यूनिटी एक्ट जो है हमारा 1985 का, वो भी ये कहता है कि पहले एक इंक्वायरी के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या हाईकोर्ट जज के अगेंस्ट जो करा जाएगा। इसीलिए
2014 के अंदर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस कैर ने जो जजमेंट दिया उसमें डिटेल एनालिसिस किया कि ऐसी सिचुएशन में आप एक वाक्य उठा के देखिए कि गवर्नमेंट कोई एजेंसी अगर किसी जज की मतलब पहले वो खुद तय करेंगे कि ये एफआईआर के लायक है या नहीं है, और उसके बाद फिर पुलिस को कहेंगे अगर उनको लगता है कि हाँ ये एफआईआर के तहत है, इस पर जांच होनी चाहिए, तब पुलिस के पास मामला जाएगा। यही बात है ना उसमें, क्योंकि जुडिशरी अरविंद वाजपेयी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी, ये बात है कि जजेस जो है रोज 100-150 केस करते हैं और पूरी जिंदगी करते हैं जब तक रिटायर नहीं होते, और उसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो नाराज होगा ही होगा, किसी भी स्टेज पे एक पक्ष नाराज होगा जिसके खिलाफ मुकदमा जाएगा, तो वो कुछ भी एलिगेशन लगाएगा। इसीलिए जजेस का जो काम है उसको देखते हुए एक अकाउंटेबिलिटी का या एक इन्वेस्टिगेशन का अलग से मैकेनिज्म हमको डेवलप करना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। करप्शन एक पार्ट है, एनजीएसी की टॉपिक बंद हो चुका है। पार्लियामेंट को पावर है कानून बनाने का, उन्होंने बनाया। सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल स्क्रूटनी की पावर है, उन्होंने उसको नहीं माना, क्वेश कर दिया। अगर गवर्नमेंट चिंतित है तो लाए ना कोई दूसरा कानून, कौन रोकेगा हमको लाने के लिए। लेकिन ये वर्मा जी की आड़ में इस तरह की बातें न करिए कि अपॉइंटमेंट गड़बड़ है। कॉलेजियम का कॉलेजियम से पहले भी ठीक था, ठीक बताया सिन्हा साहब ने कि वो इंदिरा गांधी का इलेक्शन सेटिस्फाइड किया था ना, तब कॉलेजियम तो नहीं था, और कॉलेजियम के बाद भी काम हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है मुख्यमंत्रियों को। तो ये नहीं, अकाउंटेबिलिटी करप्शन ना हो, क्योंकि सब जगह है, सारे विंग में है, तीनों जो स्तंभ है उनके सब जगह पाई जाती है। लेकिन इसका आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म डेवलप करना होगा, और वो चर्चा से होगा, और चर्चा का प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट हुआ करता है, तभी विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अभी तक जुडिशरी की हिस्ट्री में 7-8 केस हुए करप्शन के ऑन रिकॉर्ड जो हुए, अदरवाइज तो कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी कोई एक केस नहीं पाया है। लेकिन मैं इनकी बात से, प्रतीक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी या करप्शन के लिए कोई मैकेनिज्म इन्वेस्टिगेशन का हमको डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज हर जज के खिलाफ आरोप लग जाएंगे, हर वकील के खिलाफ भी आरोप लग जाएंगे, तो ऐसे मामला नहीं चल पाएगा, मेरा ये साफ बात है। चरणजीत सिंह सप्रा। साहिल जी देखिए, दो चीजें हैं। कॉलेजियम की बात जहां पर हम करते हैं, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, निश्चित रूप से उसके लिए एक अलग जो है वो सिस्टम बना हुआ है, या उसमें क्या सुधारना करनी है वो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो सकती है, कोई भी नई चीज उसमें जो है मंथन के बाद में जोड़ी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस वर्मा के केस में तो प्राइमा फेसी एविडेंस दिख गए हैं, यहाँ पर तो नोट, जले हुए नोट दिख गए हैं, तो इसके ऊपर कितने ही आप कमीशन बिठा लो, किसी तरह के भी सीनियर मोस्ट जजेस आकर के उसकी तहकीकात कर लें, लेकिन आपको वो पुलिस को तो केस देना ही पड़ेगा। मापदंड एक जैसे होने चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि जजेस हैं तो उनके लिए कोई अलग से पूरी तरह से एक अलग मापदंड और अलग कानून बनेंगे। नियम वही है, भारत न्याय संहिता तो वही है, तो उसी के तहत ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो। प्राइमा फेसी एविडेंस मिले हैं, उसको आप नाकार नहीं सकते। कितने भी जजों की कमेटी यहाँ पर लग जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नाकार नहीं सकती है कि ये नोट गलत है या कागज झूठे हैं, इस तरह से तो कोई बात नहीं आ सकती है। तो ये बहुत अहम मामला है, बहुत संगीन मामला है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से सरकार को भी इसमें अपना इंटरेस्ट शो करके पूरी तहकीकात करनी चाहिए और करानी चाहिए। तौफिक जी, क्या इन दोनों चीजों को मिक्स किया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले वाजपेयी जी कर रहे थे, कि क्या दोनों चीजों को मिक्स किया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के घर पे जो नोट मिलने का मामला सामने आ रहा है, जले हुए नोट, इसके कारण जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले को एक बार फिर निकालने की कोशिश की जा रही है कि कॉलेजियम सिस्टम नहीं चाहिए, कोई नया सिस्टम लाना चाहिए। एनजेएसी तो खारिज कर दिया गया, लेकिन एक नया सिस्टम पार्लियामेंट के जरिए अब तैयार होना चाहिए, नया बिल उसको लेकर लाना चाहिए। क्या यह कोशिश हो रही है जिसका जिक्र वाजपेयी जी कर रहे थे? बिल्कुल, ये एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखा जा रहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट धानकर साहब ने जो कहा, और ये कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी हमसे पहले किसी पैनलिस्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊपर है। नहीं, ये गलत है। पार्लियामेंट जो है वो संविधान का बनाया हुआ एक क्रिएचर है, और संविधान जो है वो सबसे ऊपर है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से हट करके पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है कि वो कुछ बदल दे। अगर कोलिजियम सिस्टम में, मैं भी मानता हूं भाई भतीजावाद का एक प्रॉब्लम कोलिजियम सिस्टम में है, लेकिन एनजेएसी में उससे बड़ा प्रॉब्लम है।
तो लेसर ऑफ द इविल्स कोलिशन और लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे उसका जिक्र किया गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि पार्लियामेंट में लगभग 540 एमपी का सीट होता है, जिसमें से 251 एमपी जो अभी 2024 में जो चुन करके आए, वो लोग उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल अपराध का जुर्म है, एफआईआर रजिस्टर्ड है। 46% एमपीज के खिलाफ में केसेस चल रहे हैं, एफआईआर है, और ये मिलकर तय करेंगे कि जज कौन बैठेगा, कि जज कौन बनेगा, ये डिसाइड करेंगे, जिनके खिलाफ 45% एज एन इंस्टीट्यूशन जिनके खिलाफ केसेस चल रहे। भाई जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन में एक जज के खिलाफ ये कैश का मामला सामने आया, वक्त में ऐसे केसेस आते रहेंगे, उसको डील करेंगे, उसका एक प्रोसीजर है। 2014 का जजमेंट के तहत कमिटी अपॉइंट किया। आप कह रहे थे कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात है, लेकिन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, तौफिक जी कह रहे हैं। विष्णु जैन, देखिए, मैंने हमेशा से बात कही है, एक संविधान में प्रोविजन है आर्टिकल 312 312, जिसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का ऑलरेडी प्रावधान है। तो अगर आज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को हम लोग बेहतर बनाने की तरफ जाएं, तो ये जो डिस्क्रिशन है, जितना आप डिस्क्रिशन देंगे किसी व्यक्ति को, वहां पे चांसेस ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। तो मेरा कहने का पर्पस ये है यहाँ पे आज आपके चैनल के माध्यम से कि जो जोन है, जो लेकिन इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा ना, मामला तो वही उठा रहा है ना। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, साहिल जी, आप एग्जाम देंगे, आपकी टेस्ट और आपकी सारी चीजें टेस्ट की जाएंगी, उसके बाद आप सर्विस में आएंगे। आज जितने आईएएस अधिकारी हैं यूपीएससी के एग्जाम दे के आ रहे हैं, पूरा देश जो है वो सेकंड विंग मानी जाती है, दूसरा स्तंभ माना जाता है, वो आज चला रहे हैं। तो आज अगर जुडिशियल सिस्टम में अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ जाएगा, उसके माध्यम से बहुत सारे जो आज भाई भतीजावाद की बात हो रही है, कोलिजम सिस्टम में प्रॉब्लम की बात हो रही है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इंप्लीमेंट कर दीजिए। आर्टिकल 312 में ऑलरेडी प्रावधान है उसका, तो उसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो बहुत सारा डिस्कशन। जल्दी से जवाब, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। साहिल, सिर्फ 2 पॉइंट में बोलना चाहूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर, हमारा जो संविधान है, जो देश हमारा संविधान से चलता है, उसमें जुडिशियल रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि कल को अगर एग्जीक्यूटिव यानी कि संसद या सरकार कोई अगर कदम उठाती है, तो उसका रिव्यू करके जुडिशरी बता सके कि वो सही है या गलत। किस स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से अमिताभ जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि अगर संसद को यह अधिकार दे दिया जाए कि वो जजेस को बनाए, माफी तो चाहूंगा, किस तरह से रिव्यू होगा? इस डिबेट के लिए समय खत्म हो चुका है, लेकिन सर्वे में, हमारा जो सी वोटर का सर्वे है, उसमें एक बात तो खुलकर निकलकर सामने आई है कि लोगों का जो भरोसा है जुडिशरी को लेकर, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हां, जुडिशरी में भी करप्शन है, और सिर्फ लोग नहीं तो इससे पहले कई रिटायर्ड जजेस ने भी यह मुद्दा बार बार उठाया हुआ है। लेकिन सवाल यहां से शुरू होता है कि क्या इसकी आड़ में जो जुडिशरी का सेपरेशन है पार्लियामेंट से या पॉलिटिशियन से, क्या उसको बरकरार रखा जाना चाहिए, या एक नया सिस्टम इजाद करने की जरूरत आ गई है जिसमें जजेस के अपॉइंटमेंट तक मामला पहुंच जाए? तो इसीलिए ये डिबेट करना जरूरी था। फिलहाल